नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज का ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। आज हम देखेंगे सोशल थिंकर में इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम के बारे में उनके आगे अगर हम जो थ्योरीज देखें उससे पहले हमें उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में जानना आवश्यक होता है, क्योंकि जब भी हम किसी थिंकर की थ्योरीज पढ़ते हैं या उनके कार्यों को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उससे पहले हमें उनके बारे में जानना आवश्यक होता है कि जैसे आपको पता है कि हर व्यक्ति के अपने विचार अलग होते हैं और उनके विचार कैसे डेवलप होते हैं। सबके अपने अपने विचार अलग अलग क्यों होते हैं कि आपने जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा है सोशलाइजेशन में कि हमारा जो सोशलाइजेशन है, हमारा जो सामाजिकरण है, जो हम सीखते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, यानी कुल मिलाकर हमारे जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो हमारे परिवार का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारे आसपास के वातावरण का इफेक्ट पड़ता है, हमारे सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी घटनाएं उस समय समाज में चल रही है, देश में चल रही है, उन सब का हमारे विचारों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसके ऊपर हमारे उन सब विचारों का, जो हमारी एक सोच डेवलप हो जाती है, हमारे एक विचार डेवलप हो जाते हैं और उस वही विचार हमें हर हमारे कार्यों के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। तो इसके लिए किसी भी थिंकर की थ्योरी पढ़ने समझने से पहले हमें उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में कि वो कहाँ किस वातावरण में पले बड़े हैं, कैसे उनके विचार डेवलप हुए हैं। और हर थिंकर की कोई ना कोई एक थिंकिंग होती है जिसका प्रभाव उनके हर कार्यों के ऊपर, उनके हर शोध कार्य या जो भी उन्होंने लेखनी लिखी है, जो भी उन्होंने बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है, जो भी थ्योरीज दी है, उसके ऊपर हमें उसका प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम दुर्खिम के जीवन परिचय के बारे में हम देखना चाहेंगे। दुर्खिम जैसा कि एलेक्स हेंकल्स ने कहा है कि उन्होंने जो चार हमारे थिंकर्स हैं, अगस्ट कॉम्ट, स्पेंसर, मैक्स वेबर और दुर्खिम, इन चारों को समाजशास्त्र के संस्थापक के पिता के नाम से जाना जाता है। अगस्ट कॉम्ट हमारे समाजशास्त्र के जनक रहे हैं कि आपको पता है कि इन्होंने ही सबसे पहले समाजशास्त्र विषय का नाम दिया था और इन्होंने ही सबसे पहले समाजशास्त्र की नींव रखी थी, इसलिए अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। लेकिन इमाइल दुर्खिम को अगस्ट कॉम्ट का उत्तराधिकारी कहा जाता है, क्योंकि जो नींव अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की रखी थी उसको आगे बढ़ाने का श्रेय इमाइल दुर्खिम को जाता है। और इन्होंने ही अगस्ट कॉम्ट के विज्ञानवाद, प्रत्यक्षवाद से प्रभावित होकर विज्ञान पर जोर दिया था और समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में लाने का श्रेय भी अगस्ट कॉम्ट को ही जाता है, इमाइल दुर्खिम को ही जाता है। इमाइल दुर्खिम विज्ञान बनाने के लिए, अपने विषय को विज्ञान बनाने के लिए उन सेंट साइमन का भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। सेंट साइमन ने कहा था कि हमें अपने विषय को, जो हमारे समाज विज्ञान है, उसके अंदर हमें भौतिक विज्ञान की पद्धति को उपयोग में लाना चाहिए ताकि हमारा समाज विज्ञान भी विज्ञान की श्रेणी में आ जाए। और इसका प्रभाव दुर्खिम के ऊपर भी बहुत पड़ा था और इन्होंने इसी आधार पर उन्होंने पद्धति शास्त्र का निर्माण किया था और इनके हर कार्यों में हमें इस पद्धति शास्त्र का प्रभाव दिखाई देता है। तो इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, जोर दिया है। हम देखें कि दुर्खिम जो थे वो, उनकी जो विचारधारा थी, जो उनकी थिंकिंग थी, समूहवादी थी। ये समूहवाद में विश्वास करते थे। यानी समूहवाद क्या है कि जो भी घटनाएं समाज में होती है या जो कुछ भी घटना घटित हो रही है उसका कारण वो समूह को ही मानते हैं, चाहे वो कोई सी भी घटना हो, श्रम विभाजन हो, चाहे आत्महत्या हो या व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा हो, जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उस सबके पीछे जो कारण होता है वो समाज ही होता है, न कि पर्टिकुलर व्यक्ति होता है। और इसी आधार पर उन्होंने सामूहिक चेतना का कंसेप्ट दिया, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये क्या है? व्यक्ति की अपनी कॉन्शियसनेस होती है, अपनी चेतना होती है जिसके आधार पर वो काम करता है। तो जब व्यक्ति अकेले कुछ काम करता है या तो वो उसकी व्यक्तिगत चेतना होती है, लेकिन जब वो समूह में होता है, समूह में काम करता है,
तो दुर्कheim का ये मानना है कि सब व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत चेतना न होकर उन सबकी चेतना कलेक्टिव हो जाती है, एक साथ हो जाती है, और उसको उन्होंने सामूहिक चेतना का नाम दिया। फिर वहाँ पर व्यक्ति की अपनी कॉन्शियसनेस काम नहीं करती, जो समूह चाहता है, जो समूह करता है, सब लोग करते हैं, उसी के साथ वो भी वैसा ही काम करता है। जैसे कि हम भीड़ का एग्जाम्पल लें कि जब हम भीड़ में होते हैं, अकेले होते हैं तो हम कुछ और सोचते हैं उस घटना के बारे में, लेकिन जब हम भीड़ में होते हैं तो जो भीड़ की कॉन्शियसनेस होती है, जो भीड़ करती है, वैसा का वैसे ही हर व्यक्ति करने लग जाता है। उस वक्त वो नहीं सोचता कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, या जो भी जो भीड़ का मॉब का जो काम होता है वही वो व्यक्ति करने लग जाता है। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, इसको सामूहिक चेतना का नाम इन्होंने दुर्कheim ने दिया है। और ये दुर्कheim का ये मानना है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रिया व्यक्तिगत चेतना से प्रभावित होती है, और सामूहिक जो क्रियाएं हैं वो सामूहिक चेतना से प्रभावित होती है, और वैसे ही व्यक्ति, और इसी वजह से हर घटना का जो रीजन होता है वो समाज ही होता है, कि व्यक्ति जो भी करता है वो समूह और समाज के कारण ही करता है। तो इसी को इन्होंने सोशल फैक्ट का नाम दिया, सामाजिक तथ्य का, कि इसी का हमें अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत करना चाहिए। समाजशास्त्र में समाजशास्त्री जगत में दुर्कheim को बौद्धिक देवता का नाम कहा जाता है, बौद्धिक देवता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान हमारे समाजशास्त्र में दिया है। इनके मुख्य 3 योगदान हम बेसिकली देखें कि एक इन्होंने प्रत्यक्षवाद दिया है। प्रत्यक्षवाद मतलब विज्ञान की श्रेणी में इनको लाया है कि जो चीज़ जैसी है हमें उसके उसी रूप में हमें अध्ययन करना चाहिए। प्रत्यक्षवाद और समूहवाद का इन्होंने समन्वय स्थापित किया। उसके बाद इन्होंने पद्धति शास्त्र पर जोर दिया, कि इन्होंने अपने एक मेथोडोलॉजी इन्होंने बताई कि हमें इस तरह से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्होंने समाजशास्त्री साहित्य को बहुत आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी बुक्स लिखी है, पत्र पत्रिकाएं, लेख लिखे। ये इतने प्रखर बुद्धि के थे कि इन्होंने छात्र जगत में ही एक लेख लिखा, निबंध लिखा मॉन्टेस्क्यू के ऊपर, और जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। इस तरह से ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली रहे हैं, नई नई चीज़ें जानकारी हासिल करने का इनको इनमें चेतना थी कि जो कुछ भी घटनाएं हमारे समाज में हो रही है उसको वो जाने और उस पर काम करें। तो इस तरह से इन्होंने जो समाजशास्त्र की नींव अगस्त कॉम्पट ने रखी थी उसको आगे बढ़ाने का श्रेय दुर्कheim को जाता है, इसलिए इनको अगस्त कॉम्पट का उत्तराधिकारी माना जाता है। अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में देखें तो इनका परिचय 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एक एपिनेल कस्बे में हुआ था। इनके एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता यहूदी थे। उस समय फ्रांस में यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे, अत्याचार हो रहे थे समाज में, लेकिन इनका जो कस्बा था वहाँ पर ज़्यादा इस तरह का अत्याचार नहीं था यहूदियों के ऊपर। और इनके पिता यहूदी थे तो इनको यहूदी धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति हुई, और वो उस यहूदी दर्शन के ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे इनके पिता, जिसको रेबी दर्शन कहा जाता है। तो इस तरह से इनको इसके बारे में भी, इस धर्म के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा इन्होंने हासिल की, और इसी के साथ अपने शैक्षणिक जीवन में प्रारंभिक शिक्षा जीवन में ये एक ईसाई शिक्षिका के संपर्क में आए, तो इनको ईसाई धर्म के बारे में भी बहुत जानकारी प्राप्त हुई। तो इस तरह से हम देखें कि इनके कार्यों पर धर्म का भी प्रभाव है। अपनी हर लेखनी में इन्होंने धर्म और नैतिकता पर भी जोर दिया, और इसी आधार पर इन्होंने धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप नामक से एक किताब भी लिखी है। और पद्धति शास्त्र पर इन्होंने जोर दिया, तो समाजशास्त्र में पद्धति के नियम के आधार पर इन्होंने अपनी किताब लिखी है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा प्रखर बुद्धि के थे, और इन्होंने बहुत सारी उस समय अपनी लेखनी से कार्य किया। आगे हम देखें, जब ये पढ़ लिख रहे थे उस समय फ्रांस कई परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। उस समय जो वर्तमान व्यवस्था थी उसके प्रति लोगों में आक्रोश था, उसको बदलने के लिए लोग आक्रोशित थे, और वो जो पुरानी मान्यता के आधार पर जो व्यवस्था थी उसको बदल के नई मान्यताएं स्थापित करना चाह रहे थे जो कि विज्ञान पर आधारित थी। तो इसका प्रभाव भी दुर्कheim के ऊपर पड़ा, और इन्होंने अपने कार्यों में भी, अपनी लेखनी में भी विज्ञान पर जोर दिया, इसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। अब हम देखें कि 1887 में ये पेरिस के
बॉर्डियाक्स विश्वविद्यालय में इनको शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली। यहाँ पर इनके लिए एक अलग से समाज विज्ञान विभाग खोला गया और उसके बाद 1896 में इनको स्थायी उनको उस समय वहाँ पर विभाग में अध्यक्ष बना दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इमाइल दुर्खिम को फ्रांस में प्रथम समाजशास्त्र प्रोफेसर होने का सौभाग्य प्राप्त है और यहीं पर रहकर इन्होंने बहुत सारा अपना कार्य किया, बहुत सारी किताबें लिखी। इन्होंने 1893 में डॉक्टरेट की, पेरिस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और इनका विषय था समाज में श्रम विभाजन, यानी जो भी समाज में जो श्रम किया जाता है, जो कार्य किया जाता है लोगों के द्वारा, तो उसको कैसे विभाजन किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक सारे कार्य को एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता। इन्होंने अपने रिसर्च के दौरान देखा कि समस्त कार्यों को अलग अलग व्यक्ति की योग्यता के आधार पर, उनके उस योग्यता रुचि के आधार पर उनके कार्यों को बांट दिया जाता है और उस आधार पर सब लोग अपना अपना एक पर्टिकुलर काम करते रहते हैं और पूरी व्यवस्था का काम चलता रहता है। तो इसको इन्होंने नाम दिया था कि समाज में श्रम का विभाजन। तो यहीं पर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है और इतना ही नहीं, ये एक राष्ट्रभक्त भी थे। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी लेखनी से सैनिकों का और उस समय के नागरिकों का मनोबल बढ़ाया और इतना ही नहीं, इनके एक पुत्र मैरी और एक पुत्री मैरी और एक पुत्र आंद्रे भी थे और इन्होंने आंद्रे अपने पुत्र को, जो इकलौते पुत्र थे, उनको युद्ध के लिए भेज दिया और युद्ध के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तुर्की बहुत बुरी तरह से टूट चुके थे और फिर अंत में जाकर